सबसे पहले आप लोगों को त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं और जय हिंद। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत एनडीए और सीडीएस के लिए, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एटमॉस्फेयर वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। जिसके अंतर्गत वायुमंडल में हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल का जो है कंपोजिशन कैसा है, वायुमंडल के कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो है वायुमंडल या एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर का टॉपिक करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है कंपोजिशन का टॉपिक करेंगे। तो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को क्या करते हैं हम लोग देखते हैं, जिसमें यह समझेंगे कि एटमॉस्फेयर का जो है क्या इम्पोर्टेंस है, एटमॉस्फेयर अर्थ पे जो जीवन है उस जीवन के लिए एटमॉस्फेयर का क्या रोल है, और उस एटमॉस्फेयर में के कंपोजिशन के अंतर्गत कौन कौन से गैस, जो एटमॉस्फेयर होता है वह एटमॉस्फेयर क्या होता है, वह गैसों का जो है मिश्रण होता है, मिक्सचर्स ऑफ गैस होते हैं। उसमें बहुत सारे गैसों से मिलकर जो है वायुमंडल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर से जो क्वेश्चन करे जाते हैं कि एटमॉस्फेयर में वो कौन कौन से गैस हैं, वो गैस का परसेंटेज क्या है, उस गैस का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ के लिए, जीवन के लिए, इन सभी इशूज को जो है हम लोग किसमें देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जैसे ही पृथ्वी अर्थ के सरफेस से आप ऊपर की ओर जाइएगा या वायुमंडल की तरफ जाइएगा तो सबसे पहले कौन सा लेयर दिखाई देगा, तो ट्रोपोस्फेयर दिखाई देगा या क्षोभ मंडल। फिर उसके बाद आप जो है ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जाइएगा वायुमंडल की तरफ तो आपको जो है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर दिखाई देगा। फिर उसके ऊपर आप जाएंगे तो मेसोस्फेयर दिखाई देगा। फिर उसके ऊपर आप जाइएगा तो आयनोस्फेयर दिखाई देगा। और ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और आयनोस्फेयर का जो है क्या इम्पोर्टेंस है, इन सभी जो है मुद्दों के बारे में, इशूज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है, क्लाइमेटोलॉजी को समझने के लिए किस तरीके से प्रेसिपिटेशन होता है, किस तरीके से वर्षा होता है, कहाँ पे वर्षा अधिक होता है, कहाँ पे वर्षा कम होती है, इन सभी टॉपिक को समझने में यह जो है बेस क्या करेगा, तैयार करेगा। फिर इसके बाद हम लोग जो देखेंगे हीट बजट के बारे में देखेंगे कि जो सन से जो हीट आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, रे आ रहा है, वह कितना % पहुंच रहा है और यहाँ से शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आ रहा है और लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में क्या हो रहा है, सरफेस से जो है फिर अंतरिक्ष में या वायुमंडल में चला जा रहा है। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन SWR और LWR का हम लोग हीट बजट देखेंगे कि हीट बजट में जो है कितना जो है परसेंटेज किसका रोल है। इन सभी मुद्दों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। हीट बजट को जब हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर आप समझ जाइएगा कि इक्वेटर पे टेम्परेचर का क्या रोल है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर पे क्या रोल है। तो इन सब को जब टेम्परेचर को आप समझिएगा तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का रिलेशन समझिएगा और टेम्परेचर प्रेशर के बीच का जब रिलेशन आप समझ जाइएगा तो पूरे स्ट्रक्चर को आपको समझ में आने लगेगा। और ये क्लाइमेट जो है कैसे वर्तमान में जो सबसे बड़ा इशूज दिखाई दे रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे जो है उसके नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ग्लोबल सोसाइटी पे, वैश्विक समाज पर। जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है क्या हो रहा है, समुद्र सी लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सी लेवल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, पृथ्वी का औसत टेम्परेचर है, औसत टेम्परेचर में जो है दिनों दिन क्या होती जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। औसत टेम्परेचर में वृद्धि होने के कारण जो ग्लेशियर है वह ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने के कारण सी लेवल जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और सी लेवल बढ़ने के कारण जो तटीय द्वीपीय क्षेत्र हैं या आइलैंड हैं, वह आइलैंड क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं।
जब आइलैंड डूबेंगे तो वैश्विक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे चैलेंजेस दिखाई देंगे और वो आइलैंड कंट्री इकट्ठा होंगे और वहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा कि विकास जो है, डेवलपमेंट जो है बड़े देश कर रहे हैं, हम तो उतना डेवलपमेंट कर भी नहीं पा रहे हैं, तब भी जो उसका निगेटिव इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा जो है हम ही लोग के यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस स्तर पर क्या होगा, फिर ग्लोबल लेवल पे जो है संधि किए जाएंगे, समझौते किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल कन्वेंशन, ये सभी कन्वेंशन किए जाएंगे जिसके अंतर्गत CO2 और ओजोन डिप्लेशन से संबंधित जो गैसेज हैं उसको जो है कंट्रोल करने का बात किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। और जो वायुमंडल होता है उसका जो फ्रेमिंग होता है, जो बनता है, वह गैसों के मिक्सचर से बनता है। बहुत सारे गैसें मिलकर जो है एटमॉस्फेयर या वायुमंडल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जिसके अंतर्गत आइए हम लोग देखते हैं, इस स्ट्रक्चर से समझने का प्रयास करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में किस तरीके से किन किन गैसों का क्या रोल है। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वह कितना परसेंट है, 78.08%। तो 78.084% है, यह इस परसेंट में जो है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस दिखाई देता है। नाइट्रोजन के बाद आएंगे तो आपको ऑक्सीजन दिखाई देगा, ऑक्सीजन के बाद आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मेथेन एंड क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी गैसें जो है एटमॉस्फेयर में क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। और इन सभी गैसों के मिक्सचर से जो है क्या बना हुआ है, एटमॉस्फेयर बना हुआ है। और इन सभी गैसों का जो है अपना क्या है, एक इम्पोर्टेंस है। और उस इम्पोर्टेंस के अंतर्गत इन गैसों का जो है एटमॉस्फेयर में रोल होता है। जो इससे संबंधित क्वेश्चन किए जाते हैं वह क्वेश्चन इस स्तर पे किए जाते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में जो गैसों का कंपोजिशन है, तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाया जाता है तो वह नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज कितना है, 78%। तो 78 पॉइंट समथिंग जो परसेंट वायुमंडल में गैस का परसेंटेज है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा किस गैस का प्रतिशत है, परसेंटेज है, तो आप इसको याद कर लीजिए, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज वाला गैस है। उसके बाद आप आएंगे तो सेकेंड नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन है और सेकेंड नंबर पे कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन गैस का जो है रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन से ही जो है अर्थ पे क्या है, लाइफ है, जीवन है। क्योंकि जितने भी लिविंग हैं वो क्या करते हैं, जितने भी सजीव वस्तु हैं वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और ऑक्सीजन के माध्यम से ही सांस लेके सारी क्रियाओं को क्या करते हैं, संपादित करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन का परसेंटेज है और इसी स्तर पे आपसे जो है क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि कौन सी गैसें भारी गैसें हैं, कौन सी गैसें हल्की गैसें हैं। इन सभी गैसों के बारे में जो है यह कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन का परसेंट ये है, ऑक्सीजन 20 पॉइंट, आर्गन 0.934, कार्बन डाइऑक्साइड 0.037। तो ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बीच जो है बैलेंस भी होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस आपने देखा होगा, या प्रकाश संश्लेषण की घटना के तहत ही क्या करते हैं, जो पौधे हैं, जो प्लांट है, वह क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस क्रिया के दरमियान ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं
तो कुल मिला के प्लांट के लिए जितना CO2 का ज़रूरत है, ह्यूमन के लिए उतना ही जो है O2 का ज़रूरत पड़ेगा, ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर पौधे जो प्लांट है, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ये पौधों को लोग काटना शुरू कर दिया है और नंबर ऑफ जब प्लांट कम होगा तो ऐसे समय O2 और CO2 के बीच का जो बैलेंस है वो क्या होगा, डिसबैलेंस होगा। और जब O2 और CO2 के बीच डिसबैलेंस होगा तो ऐसे समय आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे CO2 का जो परसेंटेज होते जाएगा, क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और जब CO2 बढ़ेगा और O2 में कमी आएगा तो वहाँ पे तमाम प्रकार की समस्याएं आपको दिखाई देंगी। आइए समझते हैं क्या प्रॉब्लम होगा। जब CO2 का परसेंटेज बढ़ेगा, CO2 बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो ग्रीन हाउस गैसेज, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो क्या होंगी, वो भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। और जब ग्रीन हाउस गैसेज का परसेंटेज बढ़ेगा तो वैसे सिचुएशन में जो अर्थ का टेम्परेचर होगा, अर्थ का टेम्परेचर या पृथ्वी के टेम्परेचर में क्या होगी, वृद्धि होगी। पृथ्वी के टेम्परेचर में जब वृद्धि होगा तो पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि होने के कारण ग्लेशियर क्या होंगे, जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट करेंगे। और जब ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो सी लेवल क्या हो जाएगा, सी लेवल बढ़ेगा। और जब सी लेवल बढ़ेगा तो वैसे सिचुएशन में जो आइलैंड है वो क्या होंगे, वह जो है जल में सबमर्ज्ड होना या डूबना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब जो CO2 होता है, CO2 के बढ़ने से कैसे पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है, आइए उसको समझते हैं। ये जो CO2 होता है यह SWR शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होता है, परंतु जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं वह लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए अनट्रांसपेरेंट होता है, अपारदर्शी होता है। तो कहने का मतलब बेसिकली यह है कि जब सूर्य से प्रकाश जो है पृथ्वी के सरफेस पे पहुंचता है तो उस प्रकाश को, उस लाइट को हम लोग जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन, और जब शॉर्ट वेव रेडिएशन सरफेस पे पहुंचता है तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन ढलते जाता है, बाद में वही शॉर्ट वेव रेडिएशन पृथ्वी के सरफेस से लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में जो है अंतरिक्ष में जाना प्रारंभ करता है। जब जो है CO2 बढ़ेगा, CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो जो अर्थ है, जब CO2 बढ़ेगा तो जो अर्थ है उस अर्थ के चारों ओर वायुमंडल में वो क्या बना लेगा, एक परत बना लेगा। और एक परत बना लेगा तो जो सन से वेव, लाइट वेव जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आए हुए थे, और जब दिन ढलते ढलते वहाँ से लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में ये जब अंतरिक्ष में जाना प्रारंभ करेंगे तो यह जो है, जो CO2 का एक क्या होगा, लेयर होगा, वह लेयर ऐसे लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए क्या होगा, अनट्रांसपेरेंट होगा। कहने का मतलब यह इनको इससे जो है इस लेयर से पास नहीं करने देगा। पुनः वैसे जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या होंगे, पुनः पृथ्वी के सरफेस पे आना क्या हो जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे। तो जब लॉन्ग वेव रेडिएशन पृथ्वी के सरफेस पे या अर्थ के सरफेस पे पुनः आना प्रारंभ हो जाएंगे तो वैसे सिचुएशन में अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वह अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में क्या होगा, वृद्धि होगा, इंक्रीजमेंट होगा। और जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे सिचुएशन में पृथ्वी का औसत टेम्परेचर बढ़ने के कारण ग्लेशियर्स क्या होंगे, पिघलेंगे। और ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो सी लेवल बढ़ेगा, और सी लेवल जब बढ़ेगा तो जो आइलैंड है वो क्या होंगे, डूबना प्रारंभ करेंगे।
तो ये हम लोगों ने देखा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कंपोजिशन आप एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस का परसेंटेज किसका है, तो सबसे ज़्यादा वो कौन सा गैस है, तो वो है नाइट्रोजन। सेकेंड नंबर पे कौन है, तो सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन है। और उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम जो है परसेंटेज वाला कौन सा गैस है, तो जेनॉन। जो जेनॉन है XE, जेनॉन का परसेंटेज जो है सबसे कम जो है एटमॉस्फेयर में दिखाई देता है। तो इस आधार पे इसको क्या करिए, आप याद रखे रहिए कि ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, नाइट्रोजन का क्या इंपॉर्टेंस है, CO2। तो CO2 का भी इम्पोर्टेंस है। CO2 का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जब फोटोसिंथेसिस का जो है एक्टिविटीज होता है या फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो वैसे सिचुएशन में जो है CO2 का क्या होता है, ज़रूरत पड़ता है। और CO2 को जो है प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब करने के दरमियान वह क्या करते हैं, O2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिससे O2 और CO2 के बीच क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। फिर आइए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। ये जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ का इंटरनल पार्ट है, और ये अर्थ के क्या है, सरफेस है। ये क्या है, सरफेस है। और इस सरफेस के चारों ओर जो है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का क्या हुआ है, विकास हुआ है। अगर आप अर्थ से सबसे पहले आप वायुमंडल की ओर बढ़ेंगे तो आपको जो सबसे पहला लेयर मिलेगा, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। उस लेयर को क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर, या उसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में अगर आप अर्थ के सरफेस से, पृथ्वी की सतह से सबसे ऊपर या सबसे पहले जाना प्रारंभ करेंगे ऊपर की ओर या वायुमंडल की ओर, तो सबसे पहले आपको कौन सा जो है सरफेस मिलेगा, तो ट्रोपोस्फेयर मिलेगा, क्षोभ मंडल मिलेगा। यह ट्रोपोस्फेयर जो होता है, क्षोभ मंडल जो होता है, इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो ऊंचाई होती है, वह ऊंचाई इक्वेटर पे क्या होता है, अधिक होता है, जबकि पोल पर, ध्रुवों पर क्या होता है, कम होता है। इसकी जो ऊंचाई होती है वह जो है वह औसतन 13 से 15 किलोमीटर के आसपास दिखाई देता है। तो क्षोभ मंडल में जितने भी मौसमी क्रियाएं होती हैं, उन सभी मौसमी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो अब जैसे ही अर्थ से सरफेस की ओर या क्षोभ मंडल की ओर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर में क्या आएगा, कमी आएगा। और टेम्परेचर में कमी आने के बाद, टेम्परेचर में कमी आने के कारण, तो पहले जब सरफेस में हम क्षोभ मंडल में आएंगे, क्षोभ मंडल में या ट्रोपोस्फेयर में, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है टेम्परेचर पृथ्वी के सरफेस से जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे, टेम्परेचर में क्या आएगी, कमी आएगी। उसके अलावा जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं, सभी मौसमी घटनाएं जो हैं इसी परत में दिखाई देती हैं। इसी में बादल बनता है, इसी में वर्षा होती है। तो क्षोभ मंडल जो है इसी के अंतर्गत दिखाई देता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली जो बाउंड्री लाइन होती है, उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा। तो क्षोभ सीमा जो होती है वह समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करने वाली सीमा होती है। तो
जैसे ही ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा से आप जो है ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आपको स्ट्रेटोस्फीयर मिलेगा, समतापमंडल मिलेगा, स्ट्रेटोस्फीयर मिलेगा। और इस सब समतापमंडल में ही एक लेयर आपको और दिखाई देगा जिसे हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर। कौन सा लेयर बोलते हैं इसे? ओजोन लेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो यह ओजोन लेयर होता है इसका विस्तार 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक सर्वाधिक संकेंद्रण होता है, सर्वाधिक परसेंटेज दिखाई देता है। लेकिन इसकी जो अधिकतम ऊंचाई तक जो पाया जाता है वह जो है 50 किलोमीटर के आसपास पाया जाता है। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वाधिक कंसंट्रेशन O3 का या ओजोन का जो है समतापमंडल में कितने किलोमीटर के ऊंचाई पे देखा जाता है, तो वैसे जो है ऊंचाई पे जो देखा जाता है वह 15 से 35 किलोमीटर के बीच देखा जाता है। यह जो ओजोन परत है, ओजोन परत का इम्पोर्टेंट यह है कि जो सूर्य से परावैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे निकलती हैं वह उस अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और उस अल्ट्रावायलेट रेज को जो है पृथ्वी की सतह पर नहीं आने देता, जिसके कारण लोग जो है स्किन कैंसर जैसे जो है बीमारियों से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। बेसिकली कहने का मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है वह अगर पृथ्वी की सतह पर आए तो वह स्किन कैंसर को क्या करता है, बढ़ाता है। तो स्किन कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने में क्या करता है, ओजोन हेल्प करता है, क्योंकि यह जो है जो सूर्य के द्वारा अल्ट्रावायलेट रेज जो उत्पन्न करा जाता है उस अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। फिर उसके बाद जैसे ही समतापमंडल के आप जो है क्षोभ सीमा से ऊपर बढ़ेंगे उसी सीमा के आसपास जो है आपको जो है कॉमर्शियल जेट प्लेन उड़ते दिखाई देंगे। वो इसलिए क्योंकि क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पे सबसे ज़्यादा मौसमी घटनाएं घटती हैं, जिसके कारण मौसम साफ न होने के कारण वह जो है समतापमंडल के निचले हिस्से में जो है क्या करते हैं, प्लेन को उड़ाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि समतापमंडल स्ट्रेटोस्फीयर जो है कौन सा, पृथ्वी के सरफेस से कौन सा लेयर है, सेकेंड लेयर है। तो स्ट्रेटोस्फीयर या समतापमंडल सबसे नीचे आपको क्षोभ मंडल मिलेगा। क्षोभ मंडल से आप ऊपर जाइएगा तो आपको जो है समतापमंडल स्ट्रेटोस्फीयर मिलेगा। और इस मंडल में क्या होगा, पहले टेम्परेचर तो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, फिर जो है एकाएक टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना प्रारंभ होगा। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग समतापमंडल से ऊपर जाएंगे तो आपको मध्यमंडल या मीजोस्फीयर दिखाई देगा। और मीजोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को अलग करने वाली जो बाउंड्री लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं समताप सीमा। क्या बोलते हैं उसको, समताप सीमा या स्ट्रेटोपॉज। तो कहने का मतलब ये है कि समतापमंडल और मध्यमंडल को अलग करने वाली सीमा जो है मेजोपॉज के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद अगर आप जो है समतापमंडल से ऊपर बढ़ेंगे तो आपको मीजोस्फीयर दिखेगा, मीजोस्फीयर से आप ऊपर दिखेंगे तो आपको आयनोस्फीयर दिखेगा। और इसी मीजोस्फीयर से ऊपर बढ़ने पर इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर का बात करते हैं और ये थर्मोस्फीयर में आपको आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर दिखाई देगा, जहाँ पे रेडियो वेव जो है संचालित होती हैं। वैसे रेडियो वेव के संचालन के माध्यम से वह जो है उसको रिफ्लेक्ट करती हैं कहाँ पे, पृथ्वी के सरफेस पर, जो बेतार संचार व्यवस्था को या बिना तार के कम्युनिकेशन को, संचार व्यवस्था को क्या करती हैं, वह उसको संचालित करती हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे सबसे पहले आप पृथ्वी की सरफेस से बढ़ेंगे तो आप कहाँ बढ़ रहे हैं, क्षोभ मंडल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्षोभ मंडल से आप देखेंगे सबसे पहले जब आप पृथ्वी की सतह से बढ़ेंगे तो आपको क्षोभ मंडल मिलेगा और क्षोभ मंडल में टेम्परेचर पृथ्वी की ऊंचाई के साथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। फिर उसके बाद
जैसे ही क्षोभ मंडल से आप जो है 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे, जो टेम्परेचर होगा वह कांस्टेंट होगा। फिर उसके बाद वह टेम्परेचर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और स्ट्रेटोपॉज जो मध्य मंडल होता है और समताप मंडल, तो मध्य मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही मीजोस्फीयर या मध्य मंडल से आप ऊपर जाइएगा, आपको मिलेगा थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में आपको आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर मिलेगा। और जैसे ही मीजोस्फीयर से आप मीजोपॉज जो बाउंड्री लाइन है, यह बाउंड्री लाइन यह मध्य मंडल और थर्मोस्फीयर या आयन मंडल को क्या करता है, अलग करता है। तो इस आधार पे हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है, तो कंपोजिशन के अंतर्गत हम लोगों ने बात किया जो मिक्सचर ऑफ गैस है, उस गैसों में जो है एटमॉस्फेयर में किस गैस का परसेंटेज सर्वाधिक है, कौन सी गैस जो है सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। तो दो क्वेश्चन बना कि सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। सबसे कम कौन पाया जाता है, जेनॉन पाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि सेकेंड नंबर पे कौन सा गैस का परसेंटेज है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज है लगभग 21% के आसपास। फिर हम लोगों ने बात किया स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में जैसे ही आप पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की तरफ बढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर मिलेगा। फिर उसके बाद आपको स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल मिलेगा। यह समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्षोभ सीमा बोलते हैं। फिर समताप मंडल से आप ऊपर जाइएगा तो आपको मध्य मंडल मिलेगा, और मध्य मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को जो है समताप सीमा। इसी समताप मंडल में जो है आपको ओजोन लेयर दिखाई देता है, और ये वही ओजोन लेयर जो ओजोन गैसों का परत होता है, यही ओजोन गैसों का परत सूर्य के द्वारा उत्सर्जित होने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और इसी अल्ट्रावायलेट रेज के एब्जॉर्ब करने के कारण अल्ट्रावायलेट रेज जो है पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पाती। फिर उसके बाद मध्य मंडल से आप ऊपर जाइएगा तो आपको थर्मोस्फीयर दिखेगा, और थर्मोस्फीयर में हम लोगों ने देखा कि आयनोस्फीयर और उसके बाद जो है एक्सोस्फीयर, वहाँ पे टेम्परेचर जो है काफ़ी मैक्सिमम हो जाता है। तो हम लोगों ने जो है स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, और हम लोगों ने जो है कंपोजिशन के बारे में बात किया। तो आज हम लोग का जो है टॉपिक यहीं तक। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हम लोग देखेंगे हीट बजट के बारे में, और हम लोग बात करेंगे वहाँ पे पृथ्वी के टेम्परेचर के बारे में, किस तरीके से टेम्परेचर किस इक्वेटर पे क्या सिचुएशन रहता है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर पे क्या रहता है, और कुल मिला के पृथ्वी पर जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है। इन सभी मुद्दों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज हम लोग का क्लास यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद।